गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा। तो आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। यानी कि हमें एप्लीकेशंस हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारी बातें समझा दी थी, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, जो एनर्जी है वो टेम्परेचर रेज टू पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़नी है, वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ बोज आइंस्टाइन पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ के बारे में पढ़ना है, जो कि एक बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स की एप्लीकेशन है। क्या है इसमें, हम क्या पढ़ेंगे? We shall now derive Planck's law of distribution of energy। किसके लिए derive करेंगे? distribution of energy as a function of wavelength। यहाँ पे भी function of wavelength energy for black body radiation on the basis of Bose-Einstein statics, ठीक है। द फॉलोइंग मे बी कैप्ट इन माइंड रिगार्डिंग फोटोन्स। जब यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे ना, तो कुछ फोटोन एमिट आउट और एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो उन फोटोन्स के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या है? पहले जो फोटोन होता है उसका जो रेस्ट मास होता है ना भाई, वो क्या होता है? जीरो। फोटोन्स आर पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास having h mu energy, zero rest mass having h mu energy and h mu by c उसका क्या होता है? मोमेंटम, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फोटोन्स हैव इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ h अपॉन में 2 पाई एंड देयरफॉर ओबे बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ठीक है। फोटोन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है फोटोन्स की इनसाइड द होलो एनक्लोजर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये जो एनर्जी की बात हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होगी एनर्जी। लेकिन अभी तक तो हम पढ़ के आ रहे थे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है और उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट थे। इस बार यहाँ पे है ना, जो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे वो मे और मे नॉट भी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हो भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट होंगे। मान लो हमारे पास एक फोटोन है और उसकी एनर्जी है 2h म्यू, ठीक है। वो जो वॉल ऑफ कंटेनर है उससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद एब्जॉर्ब होगा। देन जो दोबारा से जब एमिट आउट फोटोन होगा तो दो फोटोन हो सकते हैं जो एमिट आउट हों और उनकी फ्रीक्वेंसी h म्यू और h म्यू हो, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ फोटोन्स कॉन्स्टेंट है। इसलिए जो चेंज इन नंबर ऑफ फोटोन्स है वो भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें। तो आगे क्या करेंगे अभी? तो क्या करना है हमें? ये जो सिस्टम है ये एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। वो कंडीशन कौन सी है? कि जो टोटल एनर्जी है वो पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट होएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इनको आगे यूज़ करेंगे भाई, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये जो सिस्टम है वो ओबे कर रहा है हमारा बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स को। बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे कर रहा है, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है? द सिस्टम obeying Bose-Einstein statics। तो जो हमारे पास हम पहले भी ये यूज़ कर चुके हैं थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन, डी लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशम आई इज इक्वल टू 1 to k लॉग ऑफ एन आई प्लस में जी आई लॉग ऑफ एन आई इंटू में क्या था? डी एन आई। ये हमारी सारी टर्म किसके लिए है? इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्यों किया था? यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मोडाइनमिक फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब अपने पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय बीटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय माइनस बीटा एंड ऐड, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। ऐड इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समेशम आई इज इक्वल टू 1 to k log of
एन आई प्लस में जी आई माइनस लॉग ऑफ एन आई माइनस का बीटा यू आई, यहाँ पे भी डी एन आई है ना तो कॉमन आ जाएगा, ये आ गया डी एन आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है ये अपने पास क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि जो ये टर्म है हमारी इक्वल टू 0 हो जाए। देखो ये इधर जाके 0, डी एन आई अपना 0, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। लॉग ऑफ एन आई प्लस में जी आई माइनस का लॉग ऑफ एन आई माइनस बीटा यू आई, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें पता है वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है। यहाँ पे मैं के की बीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी। पहले तो ये हो गई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई, अपने पास हो गया माइनस का लॉग ऑफ एन आई इज इक्वल टू बीटा यू आई हो जाएगा। बीटा की जगह मैं रख दूँ के टी। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू यू ऑफ के टी। ये वाली इतना यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम माइनस एन इज डिवाइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई डिवाइडेड बाई एन आई इज इक्वल टू यू आई अपॉन में के टी। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से तो लॉग गायब, तो क्या हो गया एन आई प्लस में जी आई डिवाइडेड बाई एन आई, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला जाएगा, पावर में यू आई डिवाइडेड बाय के टी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करके एन आई से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में जी आई डिवाइडेड बाय एन आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर यू आई बाई के टी। ये हो जाएगा जी आई बाय एन आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर यू आई बाई के टी माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं एन आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एन आई अपने किस फॉर्म में वेरी करेंगे वो निकल जाएगा, तो एन आई आ गया मेरे पास, एन आई इज इक्वल टू क्या बचा था मेरे पास, ई रेस टू एन आई नीचे है ना, तो एन आई जी आई ऊपर आ जाएगा, जी आई डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर यू आई बाई के टी माइनस का 1। ये जो हमारे पास है ये एन आई की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स जो किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जो किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करेंगे। मान लिया टू फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स लाई इन रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू। इस रेंज में हमारे पास फोटॉन्स लाई करेंगे, तो हम ये कोई भी इंटरवल मान के चल रहे हैं। तो मान लो हमने एक इंटरवल मान लिया, जैसे कंसीडर अ यूनिट ऑफ इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस -1/2 से +1/2 जा रही है। ठीक है, क्या है, कंसीडर अ यूनिट interval of frequency laying between mu -1/2 and mu +1/2। अगर हमारे पास n म्यू मान लिया, उस म्यू इंटरवल में नंबर ऑफ फोटोन्स हैं एंड n ऑफ म्यू। ठीक है, बी द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, इस वाले इंटरवल में जो अपने नंबर ऑफ फोटोन लाई करेंगे, सॉरी भाई ये तो थोड़ा इधर हो गया, कोई नहीं। देखो अपने हमारे पास ये इंटरवल थे, हमने मान लिया बी द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर लाई इन दिस इंटरवल। जो ये इंटरवल हमने लिया है म्यू -1/2 से म्यू +1/2, इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं हमारे पास n म्यू।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाई कर रहे हैं, अभी हम निकाल के आए हैं क्या, एन आई इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आई फोटोन्स थे ना, एन आई फोटोन्स थे, तो यहाँ पे जो हमारे पास है म्यू रेंज है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, एन म्यू इज इक्वल टू जी म्यू डिवाइडेड बाय में ई रेस टू पावर यू आई अपॉन में के टी माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया, देखो यू आई क्या है, एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी फोटोन्स की हम लेके चले थे, ये किसके इक्वल थी, एच अपॉन एच म्यू के इक्वल थी, तो यहाँ मैं एनर्जी की वैल्यू रख दूँ, वो भी हमारी म्यू टू म्यू प्लस डी यू में लाई करेगी। तो अपने पास आ गया एन म्यू इंटू डी म्यू इज इक्वल टू में जी म्यू इंटू डी म्यू ई रेस टू पावर, यहाँ पे रखा मैंने एच म्यू बाय के टी माइनस का 1, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर कहाँ तक हुई थी हमारी, इक्वेशन नंबर 3 तक, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेती हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारे पास आ गई इस इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर जो ये जी म्यू डी म्यू है, ये क्या है भाई, ये जी हमारे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स लेके चले थे हम फेज स्पेस में, ठीक है। तो जी म्यू डी म्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन द फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम डी म्यू विच लाई इन द इंटरवल एच म्यू एंड एच म्यू प्लस डी म्यू, इसी एनर्जी इंटरवल में लाई करेंगी। तो यहाँ पे अब मोमेंटम के लिए क्या इंटरवल आएगा, देखो मोमेंटम, हम मोमेंटम लेके चले थे फोटोन का एच म्यू बाय सी, ठीक है, एच म्यू बाय सी यानी कि पी से पी प्लस डी पी रेंज में जाएगा, एंड यानी कि पी ये है, एंड P प्लस डी पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच म्यू प्लस डी म्यू बाय सी, ठीक है। तो यहाँ से डी पी मेरा किसके इक्वल आ गया, एच म्यू बाय सी इंटू डी म्यू, ठीक है। तो इस रेंज में हमारा क्या है, मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, अब अपना मोमेंटम ऑफ फोटोन्स क्या आ जाएगा भाई, जी पी डी पी, यानी कि इस सेल्स में जो हमारे मोमेंटम लाई करेगा वो इस फॉर्म में लाई करेगा, अब ठीक है, दिख रहा है अब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मोमेंटम निकालने के लिए वो कितनी पूरी वॉल्यूम में कितना लाई कर रहा है, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं कि वो पूरी वॉल्यूम में कितना लाई कर रहा है, ये हम पहले भी निकाल के आए हैं कि मोमेंटम के लिए अपना जो ये एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आ रहा है 4 पाई वी पी स्केयर डी पी इंटू में एच क्यूब, ठीक है। ये हम पहले फाइंड आउट करके आ चुके हैं इसके लिए, ठीक है। ये जो पीछे वाली वीडियोस है भैया, पीछे वाले जो टॉपिक है उसमें हम इनको ड्राइव करके आ चुके हैं, तो आपको अगर नहीं ध्यान है तो एक बार वहाँ से देख लेना, ऐसे बार बार नहीं बताया जाएगा भाई, ठीक है, आगे भी टॉपिक कवर करना है। तो ये आ गया अपने पास। अब क्या है भाई, ये हमने फाइंड आउट किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में फाइंड आउट किया था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या, बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स। तो जो प्रॉपर्टी है, जो भी ये प्रॉपर्टी किसकी, पोलराइजेशन ऑफ फोटोन्स की, जो ये जो प्रॉपर्टी है फोटोन्स की, इसको क्या बोल सकते हैं, ए फोटोन इज डिफाइनेट स्पिन स्टेट corresponding to a plane electromagnetic wave that is either right or left circularly polarized, इसलिए उसकी स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ए फोटोन इनसाइड द एनक्लोजर आर कंसीडर्ड 2 टाइप्स, यानी कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी एनक्लोजर के अंदर जो फोटोन्स हैं वो उसके 2 टाइप से हो सकता है। उसके अंदर क्या है, पहला वन हैविंग द लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन, ठीक है, अनदर हैविंग द राइट हैंडेड पोलराइजेशन। तो ये 2 तरीके की पोलराइजेशन उसमें हो सकती है। तो जब हम यहाँ पर लेते हैं ड्यू टू बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स, तो इन दोनों को है ना सेपरेटली 2 सिस्टम्स में कंसीडर करते हैं। 2 सिस्टम में कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिस्टम के लिए क्या आ जाएगी, 4 पाई वी पी स्केयर डी पी अपॉन में एच क्यूब, ठीक है। ये मान लिया हमारे पास राइट हैंडेड के लिए आ गई, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए भी सेम इस टाइप की ही इक्वेशन आएगी फॉर मोमेंटम के लिए, 4 पाई वी पी स्केयर डी पी अपॉन में एच नोट। तो जो टोटल आएगी ना अपने पास कंप्लीट फेज स्पेस के लिए, वो फॉर बोथ काइंड्स ऑफ फोटोन्स के लिए आएगी, और वो बोथ काइंड के होने के कारण इसका क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अपने पास जो टोटल हमारे पास ड्यू टू बोज आइंस्टाइन है, ये हमारे पास किसके लिए आई थी,
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स। तो बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स में हमें ध्यान रखना होगा जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो किसी भी एनक्लोजर के अंदर 2 टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड होने के लिए उसके पास मोमेंटम की ये इक्वेशन आएगी, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड होने के लिए भी उसके पास ये इक्वेशन आएगी। तो जो कंप्लीट हमारे पास फोटोन की नंबर ऑफ फेस स्पेस या फिर नंबर ऑफ किसी भी फेस स्पेस में फोटोन्स लाई करेंगे इन द रेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो ट्वाइस टाइम हो जाएंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स जो हमारे पास है फोटोन्स inside the enclosure कंसीडर, या फिर इनसाइड किसी वॉल्यूम भी बोल सकते हो, इनसाइड एनी वॉल्यूम कंसीडर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट अपने पास है उसे बोल सकते हैं वन हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, वन हैविंग या फिर अनदर, यहाँ पे क्या है अदर हैविंग अ राइट हैंडेड पोलराइजेशन। ठीक है, तो इनके कारण क्या हो जाएगा अपने पास, द नंबर ऑफ cells in phase space for both the kinds of photons will be twice, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं, will be twice the equation 7, that is, तो हमारे पास GP DP क्या आ जाएगी भाई, तो ये आ जाएगी मेरे पास 8 पाई V P स्क्वायर DP डिवाइडेड बाय में H क्यूब। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पर P हमारे किसके इक्वल था, H म्यू बाय C, एंड DP हमने किसके इक्वल निकाला है, DP हमारा क्या था भाई, DP हमारा था H म्यू बाय C इंटू DP। ठीक है, D म्यू इंटू D म्यू, P नहीं D म्यू, DP तो की तो वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये अपने पास है। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, G म्यू D म्यू इज इक्वल टू 8 पाई V बाई H क्यूब। P की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो H स्क्वायर म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू की टर्म में रख दी ना, तो यहाँ पे भी हमें म्यू रख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, और DP की जगह हमने क्या रखा, H, ये अपने पास H के DP इज इक्वल टू H बाई C D म्यू नहीं आएगा, तो ये H बाई C इंटू डी म्यू। एक बार यहाँ पे भी शायद हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी H बाई C D म्यू ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 पाई V H क्यूब H स्क्वायर V स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई C स्क्वायर H बाई C इंटू डी म्यू। सबको क्या है सोल आउट करके लिख लेंगे थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई V H क्यूब। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा, H क्यूब तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, H क्यूब नहीं आएगा, तो हो जाएगा C और C क्यूब। ठीक है, ऊपर क्या बच गया अपने पास, म्यू स्क्वायर इंटू में डी म्यू। ठीक है, ये GV अपने पास एक इक्वेशन आई थी ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी, NVD म्यू इज इक्वल टू में इतना। यहाँ पे GV की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6।
इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगी भाई, एन वी डी एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई वी अपॉन में सी क्यूब इंटू में म्यू स्केयर डी म्यू इंटू में क्या था 1 अपॉन में ई रेस टू पावर एच म्यू बाय के टी माइनस का 1। ठीक है, अब ये किसकी टर्म में आ रही है, देखो हर एक पार्टिकल के पास हमारे पास क्या थी, एनर्जी थी हर एक पार्टिकल के पास। तो अपनी एनर्जी थी, वो एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल टू में एच म्यू। ठीक है, हर एक पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी थी, वो हम एक डेंसिटी रेंज में ले लेते हैं ई म्यू डी म्यू रेंज में। तो इसे हम डिफाइन कर देंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रेडिएशन लेइंग द बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू। तो हमारे पास ये रेंज क्या आ जाएगी, ई म्यू डी म्यू इज इक्वल टू में एच म्यू एन वी डी वी। ठीक है, यही है ना अपने पास, डिवाइडेड बाय में वी। ठीक है, क्या ली हमने, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन लेज बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, इस रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया, एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी, टोटल पार्टिकल अपने पास इतने हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम। हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी थी तो ये हो जाएगा एच म्यू बाय म्यू, ये इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, ये वाली, तो ये हो जाएगा इनटू में 8 पाई वी डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ये क्या हो जाएगा म्यू स्केयर डी म्यू इंटू में ई रेस टू पावर एच म्यू बाय के टी माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ई म्यू डी म्यू से डी म्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो ई म्यू डी म्यू अपने पास क्या हो जाएगी, एनर्जी, इसको थोड़ा सोल्व आउट करके लिख सकती हूँ, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, यहाँ पे म्यू क्यूब डी म्यू इज इक्वल टू में एच बाई सी क्यूब 8 म्यू क्यूब डी म्यू इंटू में या फिर डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर एच म्यू बाय के टी माइनस का 1। ये हमारे पास आ गई एनर्जी। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं प्लैंक्स लॉ या फिर एनर्जी रिलेशन फॉर प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको वेवलेंथ की टर्म में और फाइंड आउट कर लेते हैं, वेवलेंथ की टर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्या है ये अपने पास, द लॉ कैन ऑल्सो बी expressed in terms of wavelength कैसे, हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होती है। तो हमारे पास हमारी जो रेंज थी वो म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू थी, तो यहाँ पे हम डी म्यू की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस सी अपॉन में लेमडा स्केयर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ना, इनटू में डी लेमडा, ये आ गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है एनर्जी की, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी क्यूब लेमडा क्यूब इंटू सी अपॉन में लेमडा स्केयर, यहाँ पे आएगा स्केयर डी लेमडा इंटू में 1 अपॉन में ई रेस टू पावर एच सी बाय के टी लेमडा माइनस का 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व आउट करके लिखेंगे तो ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी कैंसिल आउट, एच सी बच गया, डिवाइडेड बाय लेमडा रेस टू पावर 5। ठीक है, इनटू में डी लेमडा डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर एच सी बाय लेमडा के टी माइनस का 1। ये हमारे पास है
प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस टर्म्स में है, वेवलेंथ की टर्म्स में, ठीक है। क्या है भाई, जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स है ना, अब वो कंफर्म करती है वैलिडिटी ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। क्या है कि जो फोटॉन्स है उसके अलावा कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल टर्म नहीं है जो इस डिडक्शन को गवर्न कर सके, यानी कि ब्लैक बॉडी की एनर्जीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इसलिए हमने फोटोन का एग्जांपल लेके इसे प्रूफ करने की कोशिश की है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो बोस-आइंस्टाइन गैस करना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये चैप्टर है जो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यूनिट नंबर 2 आपकी ख़त्म हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फिर, जो कि है फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पिछली यूनिट, ये जो हमारी यूनिट थी 2, इसमें हमारा जो ये 3rd चैप्टर था बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, इसको एक बार रिवाइज करना शुरू कर देना, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा जब तक हम वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ते रहिए। थैंक यू।